हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप केवीएस पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं केवीएस पीजीटी पाठ्यक्रम के अनुसार कुल 100 प्रश्न। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर व्याख्या भी करेंगे। काफ़ी कम समय में करेंगे। यदि आप इसको टेस्ट फॉर्म के रूप में देना चाहते हैं तो एक OMR लेकर बैठ जाइए और गोला करते हुए चलिए। थोड़ा तीव्र गति के साथ, अनावश्यक बातों को बिल्कुल नहीं करेंगे हम। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेख किसका है? भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह लेख है कुमार गंधर्व का। विकल्प ए सही है, कुमार गंधर्व। और इनका उपनाम जो है शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली है। उपनाम किसका? कुमार गंधर्व का। राजस्थान की रजत बूंदे लेख किसका है? राजस्थान की रजत बूंदे जो है यह अनुपम मिश्र की कृति है। विकल्प ए सही है। इनकी एक और कृति है, आज भी खड़े हैं तालाब। आज भी खड़े हैं तालाब इनकी एक और कृति है। बेबी हलदार का जन्म किस राज्य में हुआ? बेबी हलदार का जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में। विकल्प ए सही है। आलो अंधारी, ईसत रूपांतरण, घोड़े फेरार, पथ भी, ये सारी बेबी हलदार की रचना है। आलो अंधारी, ईसत रूपांतरण, घोड़े फेरार, पथ भी। 2005 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो 2005 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कुंवर नारायण को। विकल्प ए सही है। नरेश मेहता को और दिनकर जी को मिला था 1972 में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार। रघुवीर सहाय को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं इनको मिला है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस 1982 में मिला है किसको? रघुवीर सहाय को। हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हालावाद के प्रवर्तक जो हैं ये बच्चन साहब हैं। विकल्प ए सही है। ठीक है, हरिवंशराय बच्चन जी हैं। और रामेश्वर शुक्ल अंचल को मानसलवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल बोला जाता है इन्हें। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है यह द्वितीय सप्तक के कवि हैं। द्वितीय तार सप्तक भी कह सकते हैं। तार सप्तक 4 भागों में कुल आया था। पहले भाग का जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, अंग्रेजी ने किया था। दूसरे तार सप्तक का 51 में, तीसरे सप्तक का जो हुआ था 59 में हुआ था, और चौथे का 79 में हुआ था, 1979 में। ये रघुवीर सहाय किसके हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पे हुआ 1917 में। किसका? गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल इनकी रचना है। भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ कथन किसका है? तो यह कथन है शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। रचना मतलब ये कथन है। और प्रेम और सौंदर्य का कवि इनको कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि। जीर्ण बाहु है, जीर्ण शरीर है, जीर्ण बाहु है, जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। पंक्ति किस रचना से उद्गृत है? किस रचना में उद्गृत है? तो यह बादल राग का है। विकल्प ए सही है। ठीक है, बादल राग। और बादल राग जो रचना है यह निराला का है। ठीक है, निराला की रचना है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसका कथन है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इनकी एक साहित्य को लेकर रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। इन्होंने कहा है कि भक्ति आंदोलन अगर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए होते तब भी भक्ति आंदोलन 12 के 12 आना ऐसे ही होता जैसा कि अब है। ठीक है ना। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है? ये जो कुकुरमुत्ता और नाम क्या है ये भी निराला जी की रचना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिराक गोरखपुरी का जन्म पूरा नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम जो है रघुवीर सहाय फिराक है।
विकल्प बी सही है। रघुवीर सहाय फिराक। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। का गुजराती में अनुवाद किसने किया? गुजराती में अनुवाद किया है उमा शंकर जोशी जी ने। विकल्प ए सही है, उमा शंकर जोशी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की और उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की रचना है। छायावाद के आधार स्तंभों में कौन नहीं है? नहीं है को मार्क करिए। छायावाद के आधार स्तंभों में कौन नहीं है? तो महादेवी प्रसाद निराला जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है, विकल्प डी सही है। यह द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। बाजार दर्शन की विधा क्या है? बाजार दर्शन एक निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह किसका? जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र का निबंध संग्रह। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति किस नाटक में हुई? तो वह नाटक है अंधा युग। विकल्प बी सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, और ये जो लिया गया है ये एक गीत नाट्य है। गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट केवल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। यह कथन किस कहानी का है? तो यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक का है। विकल्प ए सही है, पहलवान की ढोलक। कफन प्रेमचंद की कहानी है। ठुमरी जो है यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अग्निखोर भी रेणु की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु की कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, और पहलवान की ढोलक भी रेणु की रचना है। यहाँ पे अंधेरी नगरी जो था यह भारतेंदु जी का था। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल है, ध्यान रहे। और बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक ना। चार्ली चैपलिन यानी हम सब किसका लेख है? चार्ली चैपलिन जो रचना है यह विष्णु खरे की रचना है। विकल्प बी सही है। यह इनकी आलोचना की पहली किताब है, चार्ली चैपलिन यानी हम विष्णु खरे की। नमक कहानी किसकी है? रजिया सज्जाद जहीर की रचना है। इसमें विशेष रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काला देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हो, जमे कि मरे। किसका कथन है यह? यहाँ से एक सीख भी मिलती है। ठीक है, तो यह कहानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प ए सही है। शिशिर के फूल इनका एक प्रसिद्ध रचना है जो एनसीईआरटी में है, शिशिर के फूल। आत्मकथ्य कविता किसकी है? आत्मकथ्य कविता जो है यह प्रसाद जी की है। ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है आत्मकथ्य कविता। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे लहर है, कामायनी है, झरना है, आंसू है, ये सब इनकी रचना है। आंधी है। सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंथ की। विकल्प ए सही है। ठीक है, उच्छ्वास इनकी एक रचना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, ये सब इनकी रचना है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की माता का क्या नाम है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है? तो पार्वती बाई उनका नाम होता है। विकल्प ए सही है। इनके पिताजी का नाम माधवराव। कौन पिता थे? माधवराव। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था मुक्तिबोध का? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है। विकल्प बी सही है। ठीक है, और जो इत्यलम है
यह एक काव्य है। इत्तेलम क्या है? काव्य है। इनका एक और रचना है, काव्य है जो बावरा अहेरी है। एक और काव्य है हरी घास पर क्षण भर, इनकी रचना है। ठीक ना। निराला को छायावाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? निराला को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो माना है स्वयं निराला ने अपने आप को छायावाद का प्रवर्तक इन्होंने माना है। और प्रभाकर मानचे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। किसको? प्रभाकर मानचे जो है ये मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। और इलाचंद जोशी जयशंकर प्रसाद को मानते हैं कि उन्होंने छायावाद का प्रवर्तन किया। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो यह है तुलसीदास द्वारा रचित है। विकल्प सी सही है, तुलसीदास द्वारा रचित है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ठीक है, विकल्प सी सही है। कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करिए। निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। इसमें बता दें पल्लव जो है यह नहीं है। विकल्प डी सही है, यह सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है पल्लव। आचार्य, बाकी निहार, रश्मि और नीरजा तीनों महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? इनमें उपन्यास बताना है। तो बता दे पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है। बाकी सुनीता जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र का है सुनीता। निरुपमा है निराला का। और निर्वासित है, ध्यान दीजिएगा ये निर्वासित आया है, यह उपन्यास है। अगर उपन्यास की बात करें तो इलाचंद जोशी हैं। ठीक है, अगर उपन्यास की बात करें तो इलाचंद जोशी। अगर यहीं पे कहानी की बात कर दे, ठीक है, यहाँ पे अगर कहानी कह दे तो हो जाएंगे ये, ये उपन्यास इलाचंद जोशी और कहानी सूर्य बालाजी हैं। निर्वासित कहानी की बात करें तो सूर्य, देखिए सूर्यबाला। तो आप लोग इसको कमेंट में भर भर के कहते सर, कोई बोलता इलाचंद जोशी का है, कोई बोलता सूर्यबाला का है। तो उपन्यास की बात करें तो इलाचंद जोशी और कहानी की बात करें निर्वासित तो सूर्यबाला का है। और ऐसे इनाम से एक और रचना है, उसका नाम है निर्वासन। निर्वासन नाम है और निर्वासन रचना है अखिलेश जी का। ठीक है, अखिलेश जी की रचना है कौन सा? निर्वासन। और ये कहानी सूर्यबाला घोष। निर्वासित उपन्यास इलाचंद जोशी। सुनीता जैनेन्द्र और निरुपमा निराला की रचना है। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी नहीं है? जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी नहीं है यहाँ पे कह रहा है। तो बता दें कि पा खो गए, पापा खो गए जो है, पापा खो गए, यह जैनेन्द्र की रचना नहीं है। यह विजय तेंदुलकर की रचना है। विजय तेंदुलकर की रचना है और यह एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। पापा खो गए। बाकी पाजेब, फांसी और वातायन, ये तीनों रचना जैनेन्द्र कुमार की है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार बताना है। बता दें इसमें यथा संख्य अलंकार है। विकल्प ए सही है। ठीक है, यथा संख्य। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवी छंद है। विकल्प सी सही है। ठीक है, इसमें कुल 19 मात्रा होता है। पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्रा। ठीक है, गिन सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे था में 2, गुरु में 3, भार में 2, 2 2 4 3 7, दीर्घ में धार में 3,
जल में 2, 3 2 5, दीर्घ में 2, तो 5 2 7, 7 7 इसमें रहेगा, 12 12 इसमें। पहले तीसरे में 12 12 और दूसरे चौथे में 7 7, बराबर छंद का उदाहरण है। यह एक मात्रिक छंद है। कीर्ति व प्रीति, कीर्ति व प्रीति काव्य प्रयोजन किस आचार्य के लिए प्रासंगिक है? कीर्ति व प्रीति काव्य प्रयोजन जो है यह राजा भोज के लिए है, राजा भोज कह रहे हैं, यह भोज के लिए, कवि भोज के लिए प्रासंगिक है। और कुंतक ने तीनों गुणों के बारे में रचना की है। दंडी अर्थ गुण के बारे में करते हैं और उपमा के लिए करते हैं कालिदास। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो भारत, भारत एक देश है, ठीक है, भारत एक देश है, भारत नाम का कोई और नहीं है, अगर होगा भी तो वो नहीं, लेकिन जिस भारत को हम जानते हैं वो एक ही है। यमुना एक नदी है और त्रिपिटक एक ही शब्द है। लेकिन लेखक की बात करें तो लेखक हजारों की संख्या में हो सकते हैं, लाखों की संख्या होते हैं। लेखक एक क्या है? जाति है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। बाकी यमुना, भारत और त्रिपिटक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है? जैसे मैं हो गया प्रथम, तुम हो गए मध्यम और वह हो गया थर्ड, यानी कि अन्य। तो यहाँ पे उसी अनुसार देखना है। मेरा और हम, मेरा और हम क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, ठीक है, प्रथम। उसके, तुम्हारा क्या होगा? द्वितीय होगा, मध्यम, और उसके होगा तृतीय होगा, अन्य पुरुष में होगा, विकल्प सी सही है। इस कमरे में अगरबत्ती जला दो, वाक्य में इस विशेषण है। इस कमरे में बत्ती जला दो, इस क्या है? इस निश्चयवाचक विशेषण है। क्या है? निश्चयवाचक विशेषण है। अब दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, इसी कमरे की बात हो रहा है। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? अकर्मक यहाँ काम नहीं हो रहा है। राजा ने दान दिया, दान दिया कुछ काम हुआ। नौकर बीमार है, इसमें कौन सा काम कर रहा है? नौकर चिट्ठी लाया, पंडित कथा सुनाते हैं। नौकर बीमार है जो है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय पद ऐसे होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन का उनको बदला नहीं जा सकता, वो होते हैं अव्यय। और इधर उधर इसमें क्या है? एक अव्यय है, विकल्प सी सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन उपसर्ग से इसमें से बना सही शब्द कौन सा है? अनंत, नयन, अलबत्ता और 59। तो अन आएगा अनंत में, अन प्लस अंत कह सकते हैं, अन प्लस अंत। यह किसका होगा? अनंत का होगा। नयन और 59, अलबत्ता में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, नहीं, मतलब अन उपसर्ग इसमें नहीं है, और यही पूछा है अन उपसर्ग किसमें नहीं है। और अन उपसर्ग का जैसे अनाचार है, अनजान है, अनमोल, ये अन उपसर्ग के और उदाहरण है जिसमें लगा है। कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कजरौटा में तो औटा प्रत्यय है, विकल्प ए सही है। कजरौटा में कौन सा प्रत्यय है? औटा है। कूपमंडूक में किस समास की योजना है? कूपमंडूक में किस समास की योजना है? बहुव्रीहि समास की योजना है, विकल्प ए सही है। आद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। आद्य आद्य युग्म का सही अर्थ होगा आद्य मतलब आज, आद्य मतलब प्रथम, तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, आज एवं प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो राय, दाहिना, खेत, कवि। कवि जो है यह तत्सम है। तद्भव पूछा, तद्भव कौन नहीं है? तो जो कवि है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है इनमें से, तो बता दें कर्म, काम, काज, कर्म। जो कर्म है यह तत्सम है, विकल्प ए सही है। स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। शब्दों के भेद बताना है यहाँ पर। शब्द स्रोत और उत्पत्ति से कहाँ से आया है? तो तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज और विदेशज होता है, विकल्प डी जो है सही है, स्रोत और उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे बैलगाड़ी, ठीक है, मशीन गन, और मशीन गन नहीं होगा, बैलगाड़ी हो गया, ढेका गाड़ी हो गया। छल, छल छंद शब्द है, छल
छंद जो शब्द है वह कैसा है, यह यौगिक छंद है, विकल्प ए सही है। निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द बताना है तो कुपुत्र जो है यह एक यौगिक शब्द है। बाकी लंबोदर, नीलकंठ और पंडित, लंबोदर और नीलकंठ की बात करें तो यह है योगरूढ़, योगरूढ़, और पंडित जो है वह रूढ़ शब्द है। निम्न में रूढ़ शब्द नहीं है, जलज, पीपल, कमल, पीपल, नमक, ये तीनों क्या है, यह रूढ़ शब्द है। और पंकज रूढ़ शब्द न होकर ये क्या है, योग रूढ़ है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। क्या पंकज। निम्न में से रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है, सचिवालय, विद्यालय, ईमानदार और नमक। सचिवालय, विद्यालय और ईमानदार ये तीनों शब्द जो हैं ये यौगिक हैं। ठीक है, इनको तोड़ने पे दोनों शब्दों का अर्थ मिलेगा। और नमक जो है यह रूढ़ शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द बताना है तो जीभ, खटमल, दात्री और डिबिया। जीभ, दात्री और डिबिया ये तीनों जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, खटमल जो है पुल्लिंग शब्द है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य जो है वह शुद्ध है, इसमें से कौन सा है, बहुवचन ध्यान रहे कहा है तो चिड़िया। देखिए अब चिड़िया होता है ना बहुवचन, चिड़िया उड़ रही हैं या चिड़िया उड़ गई, और चिड़िया चिड़िया किया है, यहाँ पे एक वचन है, चिड़िए नहीं होता है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, चिड़िया उड़ गई। मानक हिंदी व्याकरण में कारक व व्याकरण कोटि है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है, मतलब इसका क्या कार्य होता है, कार्य, संपत्ति, संपादन की सूचना, कोई मतलब नहीं। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करता है, विकल्प बी सही है। यहाँ पर चिड़िया उड़ गई में यहाँ पर बिंदी होगा। और निम्न दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मत्स्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, मत्स्य का मछली तो होगा ही, सफरी होगा और झस भी होगा। मोसक जो है ना ये चोर का है। ठीक है, किसका है, चोर का है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, चोर का है, तस्कर का है। दस्यु भी होता है, दस्यु भी होता है एक शब्द, चोर का है। कुंभिल, कुंभिल भी बोला जाता है। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल का क्या होता है, असफल होता है, निष्फल होता है, विफल होता है, कुफल नहीं होता है। विकल्प बी सही है। कैसे, सफल का विलोम क्या होगा, असफल, यहाँ सफल मतलब पास हो गया, और कुफल का मतलब होता है पास, मतलब सफल का मतलब पास हो गया, और असफल इसका होना चाहिए विलोम फेल हो गया, यानी कि रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे कुफल का मतलब रिजल्ट तो आया है लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं है, इसलिए कुफल है वहाँ पे। अब्ज का अर्थ होता है कमल, तो अब्द का अर्थ क्या होता है, अब्द का अर्थ होता है वर्ष, विकल्प बी सही है। अब्द का क्या अर्थ होता है, वर्ष होता है। खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ इनमें से कौन नहीं है, खग का मतलब तारा, और बाण भी होता है, गंधर्व होता है, पक्षी होता है। खग का मतलब आकाश नहीं होता है। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। विहंग भी होता है, पखेरु भी होता है, नभचर भी होता है, खग का अर्थ आकाश नहीं होता है। सोते सोते वह उठ गया और रोने लगा, वाक्य में युग्म शब्द क्या है, तो युग्म शब्द है सोते सोते, विकल्प ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से बिंब का एक नाम नहीं है, बिंब का एक नाम इनमें से कौन सा नहीं है, शब्द चित्र, पद चित्र, इंद्रियगत अनुभव और मूर्ति विधान। तो बताने इंद्रियगत अनुभव बिंब का एक नाम नहीं है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। बाकी शब्द चित्र और पद चित्र, मूर्ति विधान तीनों बिंब के नाम है।
निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? शशि है, सुधांशु है और मयंक। विभावरी में कौन नहीं है? तो विभावरी जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शशि है, मयंक है, सुधांशु है, निशापति भी एक है। क्या? निशापति। ठीक, रजनीपति है, मृगांक भी है और विभावरी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची है या कहिए कि निशा का पर्यायवाची है, यामिनी का, छड़दा का पर्यायवाची है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है, विभावरी। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पत्राचार्य, आचार्य, पंडिताइन और प्रत्यय। आचार में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी पत्राचार में पत्र धन आचार होगा, आचार प्रत्यय है। पंडिताइन में आइन प्रत्यय है और प्रत्यय में प्रतिधन अय होगा। ठीक है, प्रतिधन अय होगा, अय प्रत्यय। तो आचार में कोई प्रत्यय नहीं है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, विकल्प सी सही है, 1800 ईस्वी। इनका मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, और जन्म हुआ था इनका लमही गांव, वाराणसी में। ठीक है, विकल्प सी सही है। नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नमक का दारोगा जो है इस कहानी का मुख्य पात्र, ये पहले तो जान लो, नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की, और प्रमुख पात्र वंशीधर है, विकल्प ए सही है। मियां नसरुद्दीन किसकी रचना है? मियां नसरुद्दीन जो है यह कृष्णा सोबती की रचना है, विकल्प ए सही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे डार से विधुड़ी, मित्रों मरजानी और हम हसमद, जिंदगी नामा। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? मियां नसरुद्दीन की दुकान जो है वह गढ़ैया मोहल्ले में थी, विकल्प ए सही है। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती की रचना है। अपू के साथ 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल, ये रचना किसकी है? ये रचना है सत्यजीत रे की रचना है, विकल्प सी सही है। पाथेर पंचाली फिल्म में वह कौन सा अभिनेता था जिसकी मृत्यु शूटिंग पूरी होने से पहले ही हो गई? वह थे श्रीनिवास, विकल्प ए सही है। पाथेर पंचाली फिल्म में वह कौन सा अभिनेता था जिसकी मृत्यु शूटिंग से पहले ही हो गई? तो वो श्रीनिवास थे। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? विदाई संभाषण जो है हस हसमद से लिया गया है, और नहीं, ये विदाई संभाषण जो है यह बाल मुकुंद गुप्त का है, और शिव शंभू के चिट्ठे में यह है, शिव शंभू के चिट्ठे जो लॉर्ड कर्जन के बारे में काला चिट्ठा है। और यह एक क्या है? यह एक व्यंग परक रचना है, विकल्प ए सही है, विदाई संभाषण। विदाई संभाषण में बाल मुकुंद गुप्त ने किसके ऊपर व्यंग लिखा है? तो यह लिखा है लॉर्ड कर्जन के ऊपर, विकल्प बी सही है। गलता लोहा किसकी रचना है? गलता लोहा जो है यह शेखर जोशी की रचना है, विकल्प ए सही है। साथ के लोग, इनकी एक और रचना है, क्या? साथ के लोग, नौरंगी बीमार है। ठीक है, मेरा पहाड़ भी इनकी रचना है। गलता लोहा कहानी में मास्टर साहब क्या नाम है? मास्टर साहब का नाम होता है त्रिलोकी सिंह। ठीक है, ये हम मास्टर होते हैं, विकल्प बी सही है। पंडित जी और उनका पुत्र मोहन इनके और पात्र हैं। मन्नू भंडारी की कृति रजनी किस विधा की रचना है? रजनी जो है, रजनी पटकथा कहिए या पटकथा तो है, यहाँ पे दे ही दिया, विकल्प बी सही है। रजनी क्या है? एक पटकथा विधा की रचना है, विकल्प बी सही है। रजनी पटकथा की लेखिका का नाम क्या है? तो मन्नू भंडारी होगा। ठीक, विकल्प भी सही है। रजनी पटकथा में रजनी किसके विरुद्ध आंदोलन करती है? आंदोलन करती है रजनी पटकथा मन्नू भंडारी की रचना है, और यह स्कूलों में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध
लड़ाई करती है, आंदोलन करती है। विकल्प बी सही है। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ का उद्देश्य क्या है? जामुन का पेड़ पहले बता दें कृष्णचंद्र की रचना है, कृष्णचंद्र की रचना है और इसमें समाज की वास्तविक झलकियां चित्रित की गई हैं। विकल्प ए सही है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ है 1889 में। विकल्प ए सही है, 14 नवंबर 1889। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम आप सभी जानते हैं, मोतीलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? देखिए आ भी गया, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में हुआ। और पिता मोतीलाल नेहरू। कबीर का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का 1889 में और कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। विकल्प ए सही है, 1398 में जन्म हुआ। और कहाँ पर? काशी में जन्म हुआ है कबीर जी का। मृत्यु हुआ था 1518 में मृत्यु। और कहाँ पे? मगहर, मगहर में इनकी समाधि स्थली है। कबीर के शिष्य का नाम क्या है? कबीर के शिष्य का नाम की बात करें तो धर्मदास है। विकल्प बी सही है। ठीक है। इन्होंने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया, जो आप जानते हैं बीजक, और किया था 1464 में। मीरा मुक्तावली किसकी रचना है? मीरा मुक्तावली जो है यह नरोत्तम दास की रचना है। विकल्प बी सही है। और इनकी एक दो और रचना, सुदामा चरित, सुदामा चरित भी इनकी रचना है, ध्रुव चरित भी है। किसकी? नरोत्तम दास की। राग सोरठा किसकी रचना है? राग सोरठा जो है यह मीरा की रचना है। विकल्प बी सही है, मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा, इनकी एक और रचना है राग गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद, ठीक है, मल्हार राग। ये कई रचनाएं हैं किसकी? मीराबाई की। कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो वह है कुमकुम, कुमकुम। विकल्प डी जो है सही है। और सन्नाटा, गीत फरोश और चकित है दुख, ये तीनों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कुमकुम जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। किसका? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है यह। घर की याद कृति की विधा क्या है? घर की याद जो कृति है यह भवानी प्रसाद मिश्र का है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और इसकी विधा कविता विधा है। ठीक है, विकल्प बी सही है। कौन सी विधा है? कविता, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। वासुदेव सिंह का जन्म कब हुआ? वासुदेव सिंह का जन्म 1917 में हुआ। विकल्प डी सही है। वासुदेव सिंह का जन्म कब हुआ? 1917 ईस्वी में। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किसकी कविता है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह त्रिलोचन की रचना है। विकल्प ए सही है, त्रिलोचन। एक कंठ बिस्पाई किस, एक कंठ बिस्पाई जन्म के किस विधा की रचना है? तो ये रचना है गीतनाट्य। विकल्प सी सही है। कैसा है? गीतनाट्य है यह। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ? दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ है 1933 में। विकल्प ए सही है, 1933। सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, साये में धूप, ये इनकी रचनाएं हैं। सूर्य का स्वागत, साये में धूप, आवाज के घेरे, किसकी? दुष्यंत कुमार की। अक्क महादेवी वर्मा का जन्म, अक्क महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था? अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और यह कन्नड़ की कवित्री वहाँ की संत थी और इनके आराध्य जो देव थे वह शिव थे। हे भूख मत मचल किसकी कविता है? हे भूख मत मचल अक्क महादेवी
की कविता है, विकल्प ए सही है। सबसे खतरनाक किसकी काव्य रचना है? सबसे खतरनाक जो रचना है यह अवतार सिंह पास की रचना है, विकल्प ए सही है, अवतार सिंह पास। निर्मला पुतुल ने निर्मला पुतुल ने आओ मिलकर बचाएं कविता को किस भाषा में लिखा? निर्मला पुतुल जो हैं आओ मिलकर बचाएं जो कविता है इसको लिखा है संथाली भाषा में, विकल्प ए सही है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे नगाड़े की तरह बजते शब्द, नगाड़े की तरह बजते शब्द इनकी रचना है। अपने घर की तलाश में भी इनकी रचना है, किसकी? निर्मला पुतुल की। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का माध्यम कौन नहीं है? पत्रकारिता का माध्यम इनमें से कौन नहीं है? वेब पत्रिका पत्रिका के लिए ही है, पत्रिकाएं भी पत्रिका के लिए, और रेडियो पत्रकारिता के लिए यूज होता है, फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, यह विकल्प भी यहाँ पर सही है। इसको भी आजकल यूज करने लगे हैं, लेकिन विकल्प के अकॉर्डिंग फेसबुक को आप टिक करेंगे। इनमें से कौन पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? तो खोज परक पत्रकारिता, विशेषकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता। जो मुद्रण है यह पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, विकल्प ए सही है। प्रिंट माध्यम में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो चीन में हुई। ठीक है, पेपर की शुरुआत भी यहीं पे हुई थी, विकल्प बी सही है। और पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन है प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी का, विकल्प ए सही है। एक बार और पढ़ते हैं। पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी का है। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो बातचीत का, था, है, निम्नलिखित। अब ऐसे नहीं ना कहेंगे रेडियो पे हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे, मतलब निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विकल्प डी जो है सही है, क्योंकि लिखित आ गया ना निम्नलिखित बातों को। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है? रेडियो में आवाज़ का काम है, ध्वनि का काम है। किस खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है, विशेष लेखन कहलाता है, विकल्प बी सही है इस प्रश्न का उत्तर। और कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल किसने दिया? कविता के लिए चित्र भाषा पर बल दिया था सुमित्रानंदन पंत जी ने, विकल्प ए सही है, छायावादी कवि हैं। और इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ? किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? तो वह है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह है इसका नाट्य रूपांतरण हुआ है। यह प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और आधा गांव जो है राही मासूम रजा की रचना है। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की रचना है, और झूठा सत्य यशपाल की रचना है। यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। यह कथन किस विद्वान का है? यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने और उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाला रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। यह कथन किसका है? तो यह अज्ञेय जी का कथन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प डी सही है। ठीक है, और ये जो पंक्ति है मैं वह धुन हूँ, डायरी से लिया गया है। मैं वह धुन हूँ, यह एक डायरी है, किसका? अज्ञेय जी का।
और उसी से यह लिया गया। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। संचार का माध्यम इनमें से कौन नहीं है? समाचार पत्र है, पुस्तक है, पत्र पत्रिका है और संचार का माध्यम रेडियो नहीं है। विकल्प डी सही है। संचार का माध्यम है लेकिन यहाँ पे शब्द संचार लिखा हुआ है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। अगर इंसान के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है वह विशेषाधिकार कहना उचित है। यह कथन किसका है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। विकल्प ए सही है। अगर इंसान के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। यह कथन भीमराव अंबेडकर जी का है। विकल्प ए सही है। रेडियो जन संचार का प्रभावी माध्यम है। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 100 प्रश्न जो बिल्कुल केवीएस पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप एक काम करिए, हमारे लिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल। हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमको काम करने में और मज़ा आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।